हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसकी ऑडियंस क्या क्या है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर 17 तक का कोई भी विद्यार्थी, यूपीएससी वाली तैयारी करने वाले लौंडे और नेट जेआरएफ वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें भी भूगोल पढ़नी है, जो भी मतलब जिनका जो सिस्टम है, वो उन सब के लिए ये वीडियो है, उनके मतलब हित का है। ये पढ़ने के बाद जो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद जो भी इससे रिलेटेड समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे दूर करने की। और ये जो स्लाइड्स आप देखेंगे, ये सारी स्लाइड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से जाके डाउनलोड कर लो। सब अपना माल है, मुफ्त में बट रहा है, बांटो खेलो। तो अपना जो है, अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है कि हम लोग आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी सीरीज़ का जो पहला टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, भूगोल से रिलेट करता है। जो कहने का मतलब ये है कि जो भूगोल है, भूगोल पृथ्वी का चिंतन है। जब पृथ्वी नहीं होगी तो चिंतन काहे करोगे तुम। इसलिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। वास्तविकता ये है कि किसी को पता नहीं पृथ्वी बनी कैसे, क्योंकि जितने लोगों जो अपना अपना सिस्टम है, अपने हिसाब से लोगों ने परिकल्पनाएं दी, अभी तक प्रूफ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चूँकि जब हम लोग कुछ इमेजिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे तभी कोई नया आइडिया निकलेगा। इसीलिए जब भूगोल का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उन सारे महान वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को पढ़ते हैं जिन्होंने पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सारी हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। ओके, और ये इस टॉपिक में सिर्फ यही है, इन हाइपोथेसिस के बारे में और उनकी जो डीमेरिट है, उसमें जो समस्याएं थी उनको समझना, और क्या उनमें मेरिट है, क्या उनकी अच्छाई है, उसको समझना। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों से आप एक विचार बना सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से मतलब आँख बंद करके मान नहीं सकते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक, अब आगे पॉइंट पे बात करते हैं। सवाल ये है कि हाइपोथेसिस हैं क्या। सबसे पहले ये जानते हैं हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी समस्या का निदान जो है उसको ढूंढने के लिए आपने कल्पना प्रस्तुत की, लेकिन वो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मार दिया, थोड़ा बहुत मतलब उसमें साइंटिफिक बातें होनी चाहिए जिससे कि आगे जाके प्रूफ किया जा सके। अगर वो प्रूफ नहीं होती है तो उसके तो क्या है कि वो अपना कैंसिल हो जाएगी। तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हाइपोथेसिस का गठन हुआ जो पृथ्वी के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो हाइपोथेसिस हैं, ये दो भागों में डिवाइड की गई हैं। पहला है मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, और दूसरा होता है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इन दोनों में अंतर क्या है। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट वो विचार हैं, वो हाइपोथेसिस हैं, इन इस हिस्से में वो हाइपोथेसिस रखी गई हैं जो सिर्फ एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति को बताती हैं या सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को बताती हैं, कि एक तारा था अपना, उसी तारे से अपना पृथ्वी का निर्माण हुआ और बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि सिर्फ एक तारा नहीं था, उसके अलावा एक आध और तारा था। अभी जो चीज़ें हो सकता है जो लोग नए हों उनके लिए ऊपर से जा रही हों, लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मोनिस्टिक और डुअलिस्टिक का बेसिक अंतर क्या है। तो मोनिस्टिक के अंतर्गत ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं: कॉमेट हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलार हाइपोथेसिस। कॉमेट हाइपोथेसिस ये अपनी जो है कास्टिस बफन की थी, जो 1745 में दी गई थी। गैसियस हाइपोथेसिस अपने इमैनुअल कांट, और नेबुलार जो हाइपोथेसिस थी वो अपनी थी लाप्लास की। डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये थी अपनी टीसी चैम्बरलिन की, जो 1905 में दी गई। फिर टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो रसल ने दी, सुपरनोवा होयल ने दी, और इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस जो ऑटो स्पिड ने दी। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं। पहली हाइपोथेसिस है वो है अपनी कॉमेट हाइपोथेसिस, जो 1754 में जॉर्ज डी बफन ने दी। All the planets were formed as a result of cooling and condensation of the hot material which got separated from the sun due to collision by comet। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि उनका मानना ये था कि अपना था सूरज अपना मस्त था, उसमें क्या हुआ कि एक कॉमेट आया, एक या एस्टेरॉयड बड़ा सा आया,
वो टकरा गया, कॉमेट असल में टकरा गया, धूमकेतु की बात हो रही है। तो कॉमेट टकरा गया आके, और कॉमेट टकराने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारा मटेरियल सूरज से निकल गया बाहर। उनका मानना ये था कि भाई सूरज है, सूरज से एक कॉमेट आया, वो टकरा गया, जब टकराया तो जितना कुछ मटेरियल था वो अपना मतलब टकरा टकरू के निकल गया बाहर। निकलने के बाद क्या हुआ, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, धीरे धीरे ठंडा हुआ और ग्रहों का निर्माण हो गया। मोटा मोटी उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की। अब जब उन्होंने ये बात की तो उसकी डीमेरिट क्या निकली, मतलब बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन जब प्रूफ करने की बारी आई तो ठंडे पड़ गए। तो डीमेरिट उनकी ये निकली कि सबसे पहली बात तो ये है कि कोलिजन है नॉट पॉसिबल है, कि टकराहट जो है ये संभव नहीं है। कारण ये है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अगर टकरा गया तो इजेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है सूरज में कि टकरा भी गया इजेक्ट कर देगा, मटेरियल निकाल के फेंक थोड़ी ना देगा भाई, इतना ज़्यादा गोला है बहुत बड़ा सा। और दूसरा ये है कि अगर इजेक्शन हो गया मटेरियल का तो प्लैनेट कहाँ से बनेंगे, कहीं नहीं बनेंगे भाई। भाई प्लैनेट बनने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त आइटम होना चाहिए, तो इतना सारा मटेरियल थोड़ी निकल जाएगा कि तुम्हारा प्लैनेट का निर्माण कर देगा। और अगर प्लैनेट भी सपोज बन गया, तुम्हारा सामान भी बहुत निकाल दिया, तो प्लैनेट का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, मतलब कि बुध छोटा ग्रह है, उसके बगल में थोड़ा सा बड़ा शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल और छोटा है, फिर बृहस्पति एकदम बड़ा है, फिर शनि है। और अगर ये है, अगर ऐसा है, मान लो सब कुछ सही है, तो स्पीड ऑफ प्लैनेट कहाँ से आएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब कहने का मतलब ये है कि सूरज की स्पीड और पृथ्वी की और जो बाकी ग्रह हैं उनकी एंगुलर मोमेंटम में ज़मीन आसमान का अंतर है। पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं उनका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है और सूरज का एंगुलर मोमेंटम बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ग्रह से टूट के निकलेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स और बाकी जो चीज़ें हैं अंतरिक्ष में, चूँकि दूसरे घर्षण किस्म के काम का घर्षण है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर हम किसी ग्रह से टूट के निकलेंगे तो मेरी स्पीड, मेरा एंगुलर मोमेंटम उस ग्रह के एंगुलर मोमेंटम के समान होना चाहिए। अगर उसके समान नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन जो भी है, हाँ यही है, तो उसके तहत हम लोग क्या है कि दोनों ग्रहों का, दोनों प्लैनेट का जो एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए अगर दोनों एक दूसरे से टूट के निकले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस थ्योरी, इस कंडीशन को रिजेक्ट कर दिया गया कॉमेट हाइपोथेसिस में। अब आई अपनी गैसियस हाइपोथेसिस, जो हमने बोला इमैनुअल कांट की, उन्होंने 1755 में दी। इनका ये मानना ये था कि एक मटेरियल था जिसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल मटेरियल, मतलब आद्य पदार्थ था, बहुत सारा ब्रह्मांड में फैला हुआ। वो आद्य पदार्थ आराम से फैला था, फिर उसके अंदर गर्मी आ गई तो वो एक दूसरे से टकराने लगा। टकराते टकराते क्या हुआ कि वो गर्म होके एक नेबुला का निर्माण कर दिया, बड़ा सा नेबुला, मतलब आग का गोला। टेक्निकली नेबुला का अर्थ होता है एक निहारिका जो डस्ट से बनी हो और अलग किसके मटेरियल से बनी हो, जिसमें हीट हो। तो उन्होंने बोला कि वो जो पदार्थ था वो टकरा टकरा के हो गया, जुड़ गया आपस में। जुड़ने के बाद बन गया एक नेबुला, और नेबुला से क्या हुआ कि धीरे धीरे, चूँकि नेबुला में रोटेशन था, घूम रहा थी नेबुला, तो घूमते घूमते क्या हुआ कि वो जो मटेरियल था वो हो गया अलग। तो अलग होने के बाद छल्ले का निर्माण हुआ। उन्होंने बोला 9 छल्ले निकले नेबुला से, और वही 9 छल्ले ठंडे हो गए और वो एक नॉट में जाके उनका पूरा मास इकट्ठा हो गया और बोल दिया गया कि ये हो गया अपना ग्रह। ये उनका गैसियस हाइपोथेसिस कल्पना है इमैनुअल कांट की। मतलब मोटा मोटी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देसी भाषा में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो जाहिर सी बात है वो इधर उधर से आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही काम आएगा उस टाइम, और आपका प्रैक्टिस कितना आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर क्वेश्चन की कोई संभावना आपको समझ में नहीं आती है, सॉल्व नहीं होता आई मीन, तो आप उसे ग्रुप में कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल है, डिटेल में जानकारी चाहिए, अगर इंटरेस्टेड है मेरी तरीके, जैसे मेरा बड़ा हमेशा से बचपन से हम इस चीज़ में आकर्षित होते रहे हैं, तो अगर आपका भी इस टाइप का स्वभाव है तो आप हमें मेल करिए, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करने की। फिलहाल अगर एग्ज़ाम निकालना है तो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत पर्याप्त है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अपना नेबुला से निकल गए 9 छल्ले और वो ठंडे होके बन गए ग्रह, ये उनकी हाइपोथेसिस। अब अगर हाइपोथेसिस उनकी ये है तो डीमेरिट क्या है? डीमेरिट सबसे बड़ा ये है, जो प्राइमोर्डियल मटेरियल था जिसको हम लोग आद्य पदार्थ उन्होंने बोला, वो आया कहाँ से, उसकी उत्पत्ति क्या हुई, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की। दूसरा, जब उसमें मान लो मटेरियल है, आद्य पदार्थ पड़ा हुआ है,
तो उसमें ऐसा कौन सी जोश आ गया कि ग्रेविटेशनल पुल तो उसके पहले भी होगा ना, ग्रेविटी ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद शुरू हुई, तब वो क्यों नहीं टकरा रहे थे, उसके पहले क्यों, कौन सा ऐसा बल थे जो उनको दूरी बना के हुए रखे हुए थे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कहने का मतलब यही है कि अगर नेबुला है, नेबुला का अगर नेबुला से बने हुए 9 छल्ले एक ही नेबुला से निकले हैं, तो जाहिर सी बात है उन सब का एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए। लेकिन या तो सेम होना चाहिए या फिर उनके ओवरऑल का एंगुलर मोमेंटम, हर मोमेंटम का अगर जोड़ निकाल दें तो टेक्निकली बराबर होना चाहिए, अगर एक क्लोज सिस्टम है, क्योंकि नेबुला इसमें उन्होंने कल्पना की एक नेबुला क्लोज सिस्टम है, तो टेक्निकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये सूटेबल नहीं बैठता है। और चूँकि वैसे तो देखा जाए तो ये लौह पुरुष हैं फिलॉसफी के, ये बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, इनकी आप जब थ्योरीज पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में तो आपको अच्छा लगेगा, वैचारिक आदमी थे, निश्चयवादी थे। लेकिन चूँकि सनकी हो जाता है आदमी, तो जब इन लोगों से पूछा गया जवाब कि भाई बताओ ये कैसे बना दिए ये सब आप बिना कोई नियम कानून के, तो उन्होंने बोला ऐसा है, गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वर्ड ऑफ इट। अगर मैटर नहीं दे सकते हो तो चुप में बैठे रहो, बकलोली ना करो। फिर क्या हुआ कि ये हाइपोथेसिस उनकी थोड़ी चलती रही 50 साल तक। इसके बाद अपना आए एक नए वैज्ञानिक जिनको बोलते हैं हम लोग लाप्लास, इन्होंने दिया नेबुलार हाइपोथेसिस। अब नेबुलार हाइपोथेसिस असल में ये चालाकी खेल गए, ये थी अपनी इमैनुअल कांटे की। अब इमैनुअल कांट नहीं बता पाए कि आद्य पदार्थ कहाँ से आया, है ना, और वो ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें गर्मी कहाँ से आई। तो इन्होंने सोचा ये बवाल से बचे रहें, इन्होंने कल्पना की कि सैलाब पहले से एक नेबुला था अंतरिक्ष में लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ था, कैसे आया, एक नेबुला था, उनका विचार यही है। नेबुला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, नेबुला गोल गोल घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ कि उसके बाहर का मटेरियल ठंडा होने लगा और उससे छल्ला निकल गया, एक छल्ला निकला, फिर उससे 9 छल्ले निकले। इस बात को गौर करने लायक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है कि इन दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं उनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि इमैनुअल कांट ने बोला 9 छल्ले निकले, उन्होंने बोला एक छल्ला निकला, फिर 9 भागों में डिवाइड हुआ। ये उनकी बेसिक हाइपोथेसिस है जो हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। बाकी इसके जो इसकी PDF है, सॉरी इसका जो JPEG फॉर्मेट में जो ये स्लाइड्स हैं ये आपको मिल जाएंगी, उसमें लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आराम से डाउनलोड करके पढ़ो। बाकी डीमेरिट क्या है, डीमेरिट उनकी यही है कि वेयर डिड हीट एंड मोशन इज़ दैट नेबुला कम फ्रॉम। भाई नेबुला आई कहाँ से, पहले ये बताओ, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि गरम गरम नेबुला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। दूसरा उन्होंने बोला कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ प्लैनेट, मतलब 9 का छल्ले बने, 9 का बने, अब बना रहे थे 2 4 5 और। फिर इसके अलावा जो है उन्होंने बोला कि उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नियम के खिलाफ है। अगर मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अगर सूरज, सपोज ये सूरज है और उससे अलग अलग ग्रह निकल रहे हैं, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो उनका कंजर्वेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनका एंगुलर मोमेंटम संरक्षित होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर सूरज से निकला है तो उसकी स्पीड का अनुपात वही होगा जो सूरज की स्पीड का होगा, वरना जाहिर सी बात है कि वो सूरज से नहीं निकला है। सारे रूल यहीं पे जाके ठंडे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी हो गई नेबुलार हाइपोथेसिस। तो हम लोगों ने नेबुलार हाइपोथेसिस में ये सीखा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब जो सूरज से अगर तुम चीज़ें निकाल रहे हो, मोटी भाषा में कहें तो जाहिर सी बात है उसका एंगुलर मोमेंटम सूरज जैसा होना चाहिए। चूँकि पृथ्वी, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एंगुलर मोमेंटम या ग्रहों का एंगुलर मोमेंटम सूरज के एंगुलर मोमेंटम से बहुत ज़्यादा है। पूरे सोलर सिस्टम का सिर्फ 2% एंगुलर मोमेंटम सूरज के पास है और 98% अपने ग्रहों के पास है। तो जाहिर सी बात है अपने जो साइंटिफिकली अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो अपन लोग सूरज से नहीं निकले हैं मोटा मोटी। अब बाकी आगे वैज्ञानिक का नया खोज करते हैं, हम तो बता नहीं इतने बड़ा वैज्ञानिक होना है। बाकी ये अब आती है जो है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब क्या, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो अभी हमने स्टार्टिंग बताया था कि मोनिस्टिक मतलब एक तारा, डुअलिस्टिक मतलब 2 तारा। अब अभी जितनी हम लोगों ने 3 थ्योरी पढ़ी उनमें कोई दूसरा तारा नहीं दिखाई पड़ा, सिर्फ एक तारा दिखाई पड़ा, वो स्वयं सूरज था या नेबुला खुद बना और खुद से उसे छल्ले निकले, है ना। लेकिन अब हम लोग जो थ्योरीज पढ़ेंगे वो डुअलिस्टिक हैं, उनमें या तो 2 तारे होंगे या 3 तारे हों, वो आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस जो 1905 में TC चैम्बरलिन ने दी, उनका मानना ये था कि सन वाज कोल्ड बिफोर द प्लैनेट फॉर्मेशन। सूरज जो था वो अपना ठंडा अवस्था में पड़ा हुआ था, अपना ठंडा था।
Another introducing star was passed near to sun due to gravitational pull. The bulk of material from the sun was created. कहने का मतलब ये है कि सूरज अपना मस्ती में लेटा हुआ था, तो एक अपना दूसरा बड़ा सा तारा आया, लाइट चली गई यार, सूरज के पास आके निकल गया, पास से निकला। तो जब सूरज के पास से निकला तो सूरज के दूसरे तारा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो इतना ज़्यादा था कि उसने सूरज से मटेरियल निकाल दिया। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि चैम्बरलेन का मानना था कि जो सूरज था वो प्लैनेट से, मतलब वो ग्रहों से बना था, टुकड़ों से बना था, धूल कणों से बना था, ना कि वो किसी गर्म आग का गोला था। तो उससे क्या हुआ, मटेरियल बाहर निकला। जब मटेरियल बाहर निकल गया तो दिस बल्क मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस एंड कॉल्ड प्लैनेटेसिमल हैविंग स्मॉल साइजेस। जो मटेरियल बाहर निकला और छोटे छोटे टुकड़ों में जो छोटे छोटे धूल के कण थे या छोटे छोटे कंकड़ थे, उन्हीं को बोला गया प्लैनेटेसिमल। उनके उसको हिंदी में बोला गया ग्रहाणु, ठीक है ना। उन्हीं जब वो बाहर निकल गए तो वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते लगाते वो धीरे धीरे आपस में टकरा के जुड़ने लगे और वो बड़े बड़े एस्टेरॉयड बन के आखिरी में ग्रहों का निर्माण किया। ये उनका टीसी चैम्बरलेन की विचारधारा है। अब इसकी डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि यूनिवर्स में इतने सारे दूर दूर तारे हैं, हम लोग रेड शिफ्ट्स पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में, या फिर ये जो है डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं कि चूँकि पृथ्वी लगातार पूरा ब्रह्मांड चौड़ा हो रहा है, खींच रहा है, दूर भाग रहा है। तो जब इस कंडीशन में आप कैसे बोल सकते हो कि दूसरा तारा इसके पास आके निकल लेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है एक बात तो। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उससे 9 ही ग्रह क्यों बने और काहे नहीं ज़्यादा बने। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो प्लैनेट के साइज़ हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे बृहस्पति का साइज़ अलग है और अपना पृथ्वी का साइज़ अलग है, कोई बड़ा कोई छोटा, उनका जो हायरार्की है वो अलग है। वो ऐसा क्यों है? और सबसे बड़ी बात ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के विरोध में था, क्योंकि अगर सूरज से ही निकला है तो एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए। हम लोग उतनी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब अपन लोग बात करते हैं टाइडल हाइपोथेसिस। ये जेम्स जीन की एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। इनका मानना ये था सेम टू सेम जैसे कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थी, बस इन्होंने माना कि जो सूरज था वो आग का गोला था, उसमें थोड़ा सा लिक्विड और गैसियस फॉर्म में वो, उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम के बहुत बड़े बड़े बादल थे। और जब दूसरा तारा पास से निकला इसके, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हुआ कि एक फिलामेंट टाइप के आकार का एक पदार्थ निकला, जो कि जब सपोज ये सूरज घूम रहा है, पास में एक दूसरा तारा निकला, तो जाहिर सी बात है सूरज का जो आइटम है, जो मटेरियल है, उसको खींचेगा। तो जब बाहर खींचा तो वो जो मटेरियल निकला वो फिलामेंट के आकार का था, मतलब उसका डिज़ाइन था सिगार के आकार का, मतलब ये पतला, फिर थोड़ा सा मोटा, फिर पतला। इस कंडीशन में एक जो है पूरा फिलामेंट निकला। अब उन्होंने इसके पीछे एक तर्क दिया। उन्होंने बोला कि जब वो सूरज के पास में दूसरा तारा निकला तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा क्योंकि वो दूर होगा, तो थोड़ा सा मटेरियल बाहर निकला। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज के पास बढ़ता गया वो मटेरियल का आकार बढ़ता गया, फिर वो सूरज से दूर जाने लगा तो फिर मटेरियल का आकार छोटा होता चला गया। तो वो एक फिलामेंट के आकार का एक मटेरियल निकल आया, वो बाहर निकल के आया और इसके बाद जब वो तारा भाग गया दूर, तो उसी के चारों ओर, सूरज के चारों ओर मटेरियल घूमने लगा। जब वो घूमने लगा तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो फिलामेंट के आकार का जो निकला था पूरा आइटम, वो कुछ भागों में डिवाइड हो गया, अपनी कक्षाएं पकड़ ली, उसी के चारों ओर घूमने लगा। इसीलिए जो सबसे किनारे सूरज के पास में जो ग्रह है उसमें फिलामेंट का आकार कम था, छोटा वाला कोने वाला था, इसलिए बुध छोटा ग्रह है। और जैसे जैसे हम लोग सोलर सिस्टम के बीच में जाएंगे वैसे वैसे सबसे बड़े ग्रह मिलेंगे, जैसे बृहस्पति है ना, और सटर्न, शनि टाइप ग्रह मिलेंगे। दूर दूर जाएंगे तो अपने को बहुत छोटे छोटे प्लूटो और क्यूपर बेल्ट मिल जाएगी जिसमें छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स हैं। तो ये टेक्निकली उनका विचार था, टेक्निकली ख़राब तो नहीं है, लेकिन उसमें डीमेरिट ये थी कि इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की समस्या थी। सूरज और उसमें जब सूरज से निकला तो एंगुलर मोमेंटम की समस्या है, दूसरा तारा दूसरा कैसे आ गया वहाँ पे, ये भी समस्या है। और जो दूसरा इस तारा था जो उसके बगल से निकला, वो तारा कहाँ गया अब तो दिखाई नहीं पड़ता। अब ये ना बोलना गायब हो गया, क्योंकि भाई हम लोग 15 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक के तारे अगर देख सकते हैं तो वो भी देख सकते होंगे, जाहिर सी बात है। और वो भी नहीं बता पाया कि जो सन है और जो है एक्सप्लेन द रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द
सन एंड अदर प्लैनेट्स। कहने का मतलब ये है कि भाई फिलामेंट के आकार का मटेरियल तो निकला, लेकिन क्या इतनी दूर तक भाग गया? प्लूटो कितने कोने में सूरज से, करोड़ों किलोमीटर दूर तक है, तो इतना थोड़ी ना मतलब पावर है कि वो इतनी दूर तक सरका देगा, पूरे मटेरियल को फैला देगा। तो ये सारी डीमेरिट थी जो इसके जवाब हायर टाइडल हाइपोथेसिस में नहीं मिले। अब क्या है कि एक जेफरीज थे जियोलॉजिस्ट, उन्होंने 1929 में ये जो जेम्स जीन की परिकल्पना है टाइडल, इसका संशोधन रूप प्रस्तुत किया। जेम्स जीन की परिकल्पना में हम लोग सबसे बड़ी समस्या ये देखते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम की समस्या है। तो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसी हाइपोथेसिस बनाई जाए कि जो सूरज है, सूरज से ये ग्रह निकाले ना, तो दूसरे से निकाल दें ग्रह, है ना, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि सपोज सूरज से अगर निकला है तो एंगुलर मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो एंगुलर मोमेंटम जब सेम नहीं है तो क्यों ना किसी दूसरे से निकाल दें, दूसरे तारे से उसका एंगुलर मोमेंटम इमेजिन करके मान लेंगे कि भाई दूसरे तारे के बराबर है, इस ग्रह के तारे बराबर। किसने देखा है, कौन कहाँ है? ये मोटा मोटी उन्हें चालाकी दिमाग लगाया। तो उन्होंने क्या किया कि सूरज था, ठीक है, एक तारा था अपना, जो सूरज था, एक तारा था जो सूरज के पास से निकला, लेकिन एक सूरज के पास में सूरज का भाई भी था, छोटा सा तारा था जो आज जिंदा नहीं है, जो मर गया। कैसे मर गया कि जब दूसरा तारा पास से निकला तो वो जो दूसरा तारा छोटा भाई था वो झेल नहीं पाया उस पावर को, उस फोर्स को, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, और वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड होने के बाद वो घूमने लगा सूरज के चारों ओर, लेकिन जो बड़ा वाला तारा था वो अपना सड़क के बाहर निकल गया बाद में। तो वो क्या हुआ कि वो तो निकल गया बाहर, उसका गेम ख़त्म कर दिया उन्होंने, और जो छोटा भाई था उसका भी गेम ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया और सूरज के चारों ओर घूमने लगा। तो उन्होंने एक तो समस्या इस तरीके से दूर की कि एक तो एंगुलर मोमेंटम भाई दोनों का अलग है, क्योंकि वो दूसरे तारा से निकला है अपने सारे ग्रह, इसलिए दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं है। दूसरा, चूंकि दूसरा तारा था जिनकी दूरी 40-50 लाख किलोमीटर के तो होगी, जाहिर सी बात है सूरज के पास से, तो जो ग्रह दूर तक फैले हैं, प्लूटो उटो, जो करोड़ों किलोमीटर दूर हैं सूरज से, उनकी भी स्थिति का निर्धारण उन्होंने समझा दिया। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं जो है जिनके जवाब नहीं मिल पाए। पहली जवाब ये था कि भाई जो आकार है सोलर सिस्टम के ग्रहों का, जो फिलामेंट के आकार का है, वो तो नहीं प्रूव हुआ जो जेम्स जीन्स ने प्रूव कर दिया था। दूसरा, ये नहीं प्रूव कर पाए लोग कि भाई जो दूसरा जो अपना तारा था, तारा कुछ ना कुछ हिस्सा जो बचा होगा वो कहाँ गया। ऐसा तो है ना कि पूरा ग्रहों में बन गया, कुछ ना कुछ हिस्सा बचा, वो कहाँ गया। और तीसरी समस्या, जो दूसरा तारा था वो कहाँ गया, जो दूर चला गया था। तो अब क्या है कि यहाँ पे समस्या ये बार बार फंस रही है कि दूसरा तारा था, आपने उसको तोड़ ताड़ के निकाल दिया, लेकिन वो गया कहाँ। अब इस समस्या का निवारण कौन करेगा, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब आती है बाइनरी हाइपोथेसिस 1937 में रसल में। सेम टू सेम वही हाइपोथेसिस है जो हमने अभी आपको बताई, जिसे जेफरीज ने एडिट किया। आवर सोलर सिस्टम वाज बॉर्न फ्रॉम आवर one of these star pair which consisted of sun and another smaller star known as companion star। कहने का मतलब वही है कि दो साथी तारा था, और जो अभी हमने जेफरीज के बताया सेम टू सेम बाइनरी हाइपोथेसिस है। जेफरीज ने 1929 में संशोधन किया था और इन्होंने 1937 में हाइपोथेसिस दी। डेमेरिट वही है उनका कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कंपेनियन तारा गया कहाँ, उसका मटेरियल कहाँ गया, और जो एक दूसरा तारा आया था भारी वाला, जो ग्रेविटेशन फोर्स सबको खींच रहा था, वो तारा कहाँ गया। अब इस समस्या को दूर करने के लिए अगली थ्योरी आती है जिसे बोलते हैं सुपरनोवा हाइपोथेसिस। सुपरनोवा हाइपोथेसिस 1939 में फ्रेड हॉयल ने दी। इनका मानना ये था कि सूरज था, सूरज के पास में एक उसका साथी तारा था, लेकिन तीसरा कोई तारा नहीं आया, सूरज उसका साथी तारा। हुआ ये कि सूरज और दोनों एक साथी तारा दोनों आपस में घूम रहे थे, अपना टहल रहे थे। साथी तारे के अंदर आ गई गर्मी, मतलब वो अपने मृत्यु के करीब आ गया। जब कोई तारा मृत्यु के करीब आता है तो वो सुपरनोवा बन जाता है। वो बन गया सुपरनोवा। सुपरनोवा बनने के बाद उसमें हो गया ब्लास्ट। ब्लास्ट से धूल और बादल और जो मटेरियल निकला वो हो गया अलग उस सुपरनोवा से, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से सूरज के चारों ओर घूमने लगा। और जो उसका कोर पार्ट था सुपरनोवा का, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, तो जैसे गोली होती ना छूटती है, तो वो अपने सोलर सिस्टम और सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स के चला गया बाहर, और वो कहीं पे दूर निकल लिया। ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस है। सुपरनोवा हाइपोथेसिस टेक्निकली ये बोलती है, अभी तक हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे जिसमें एक तारा है, दूसरा छोटा तारा है, एक दूसरा तारा निकला, छोटे तारे पे फोर्स डाला, वो उस छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया और वो सूरज के चारों ओर घूमने लगा। लेकिन सुपरनोवा डिफरेंट तरीके की हाइपोथेसिस है। ये बोलती है ये तारा है, साथ में सूरज का एक छोटा भाई है,
कोई तीसरा तारा नहीं आता है, वो छोटे भाई मरने वाला होता है और वो सुपरनोवा बन जाता है। ब्लास्ट होता है, सारा धूल के कण बाहर निकल जाता है और जो अंदर का कोर बचता है वो गोली की रफ्तार से बाहर निकल जाता है। वो चूँकि हम लोग इस रूल्स को पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में, कभी अलग से वीडियो बनाएंगे इन खगोल शास्त्र का, तब उस पर चर्चा करेंगे इन सब चारों के निर्माण की। फिलहाल हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। फिर क्या हुआ, जो धूल का कण था वो सूरज के चारों ओर घूमने लगा, घूमते घूमते ठंडा हुआ, वही रटी रटाएं बातें। ठंडे होते होते वो एक जगह घनीभूत हुए, उनसे बने ग्रह, और ग्रह से बचे हुए जो पदार्थ थे उनसे बने धूल के कण, और उपग्रह बन गए, मतलब सैटेलाइट उनके निर्माण हो गया। अब हम लोग इसमें डिफरेंट चीज़ है, इस थ्योरी में ये हमने डीमेरिट की जगह लिखा है मेरिट। क्यों लिखा है, क्योंकि अब उस कंडीशन पे हम लोग आ गए हैं कि इन समस्याओं की कितनी समस्याओं की व्याख्या कर दी गई सोलर सिस्टम के निर्माण के लिए। पहली क्या थी कि एक्सप्लेन्स द ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड इट्स प्लैनेट। सूरज और जो उसके साथी ग्रह हैं उनके बीच की जो करोड़ों किलोमीटर की दूरी है उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि दूसरा साथी तारा था, नोवा था, ऐसा तो है नहीं सूरज से निकला है। दूसरा, एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम है उसकी समस्या को उसने दूर कर दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वो दूसरे से निकला है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग होगा। तीसरी चीज़ को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन कंपोजिशनल डिफरेंसेस इन एलिमेंट ऑफ सन एंड प्लैनेट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सूरज और सूरज के जो अपने जो ग्रह हैं, इन दोनों के जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम लोग सूरज ही से निकले हैं तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर, अपना केमिकल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो इस समस्या को भी उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी वो ये चीज़ नहीं बता पाए कि जो फिलामेंट आकार का अपना सोलर सिस्टम है, मतलब बीच में मोटे ग्रह हैं, भारी ग्रह हैं, मतलब कि हैवी ग्रह हैं, और जो आसपास के छोटे ग्रह हैं उसकी समस्या को दूर नहीं किया, लेकिन एक समस्या को दूर कर लिया। सूरज के पास में जो ग्रह हैं वो भारी हैं और जो दूर हैं वो हल्के हैं। क्यों हैं? क्योंकि सूरज के पास अगर हैं तो जाहिर सी बात है सूरज के पास हीटनेस ज़्यादा है, जब हीट ज़्यादा होगी तो वो पदार्थ हो जाएगा भारी। तो इसलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे भारी ठोस ग्रह हैं जिनका घनत्व तो ज़्यादा है, और बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, प्लूटो, इन सब का घनत्व बहुत कम है क्योंकि वो पृथ्वी से दूर है। चूँकि वो अलग बात है कि प्लूटो को हम लोग ग्रह नहीं मानते हैं क्योंकि वो वरुण की कक्षा से टकराता है और उसको कई बार वो चंद्रमा से भी छोटा है ना। अब आखिरी हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ते हैं, वो है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। 1943 ईस्वी में दी गई, ऑटो स्मिट जो रशिया के खगोल शास्त्री थे। अकॉर्डिंग टू द इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, आवर सन ड्यूरिंग इट्स galactic revolution captured the dark matter of universe. These dark matter were called interstellar dust by Schmidt. कहने का मतलब ये है कि सूरज जब स्टार्टिंग में आकाशगंगा का निर्माण की, आकाश जो तारा होता है वो हमेशा आकाशगंगा के छोर पे बनता है। आकाशगंगा की 3 भुजाएं होती हैं, हर भुजा पे एक तारों का निर्माण होता है। तो जब तारा बनता है तो जब भुजा से गुजर रहा होता है तो आसपास के सारे मटेरियल को अपने तरफ आकर्षित करता है। ये हम लोगों ने रूल पढ़ा है एस्ट्रोनॉमी में, कभी एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो आराम से विधिवत चर्चा करेंगे। तो सूरज जब वहाँ से गुजर रहा था तो उसने बहुत सारे डार्क मैटर, बहुत सारे पार्टिकल को, अपने बहुत सारे धूल के कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और वो धीरे धीरे क्या हुआ कि सूरज सेंटर में था, उसके आसपास खूब सारे धूल के कण बन गए, मिल गए, और वो एक तस्तरी के आकार में सूरज के चारों ओर घूमने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनमें गैप बना, वो आपस में टकराते रहे, बड़े बड़े एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ, फिर एस्टेरॉयड से वो बड़े बड़े ग्रह बने। फिर ग्रह बनने के बाद उसके आसपास जो मटेरियल बच गया वो ग्रहों के आसपास घूमने लगा, और उसी प्रक्रिया के द्वारा बन गए अपने उपग्रह। ठीक है ना। ये जो है ऑटो स्मिट की विचार हैं जो उन्होंने दी। अब इसका डीमेरिट क्या है? पहला डीमेरिट ये है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्राइमेटिव सन वाज नॉट इनकेपेबल ऑफ कैप्चरिंग डार्क मैटर स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स। पहला ये है थ्योरी का डीमेरिट कि जब सूरज स्टार्टिंग में बना, मतलब वो जब आकाशगंगा से गुजर रहा था, शुरुआत में जब बन रहा था, तो उसके पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा कि वो इतना सामान को खींच सके। दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू द सम एस्ट्रोफिजिसिस्ट, meteorites and asteroids were formed as a result of disintegration of some planets and not the planets were formed out of meteorites and asteroids। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानकारी है। हम लोग जब एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड के बारे में जानते हैं तो हम लोग एस्टेरॉयड के बारे में परिभाषा ये पढ़ते हैं कि जो ग्रह हैं उनसे टूटे हुए जो टुकड़े हैं वो एस्टेरॉयड हैं।
लेकिन ऑटो स्मिथ का ये मानना है कि जो एस्टेरॉयड है उन्हीं से ग्रह बने हैं। ये विचार गलत है। हम जो एस्टेरॉयड हैं वो जो ग्रह के जो बोलते हैं ना, वो बाहर का जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जो बच गया ग्रहों का, उनको हम लोग एस्टेरॉयड के रूप में कैलकुलेट करते हैं। इस पर जो वैज्ञानिक हैं वो काहे झूठ बोलेंगे, वो रिसर्च करे बैठे हैं, है ना। तो टेक्निकली ये भी विचार उनका ठंडा पड़ जाता है। तो मोटा मोटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय टाइडल हाइपोथेसिस जो बोलते हैं किसकी, अपनी जेम्स जीन की है, वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें संशोधन किया जेफरीज के द्वारा कि 2 तारे हैं, एक सूरज है, एक सूरज का साथी तारा है, तीसरा तारा निकला, सूरज के साथी तारा से ग्रेविटेशन फोर्स किया और उससे निकल गया मटेरियल और उसके चारों ओर घूमने लगा। तो एंगुलर मोमेंटम की समस्या, ग्रहों की दूरियों की समस्या, उनके डिज़ाइन की समस्या, इन सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। बाकी हॉयल की जो थ्योरी है सुपरनोवा, वो भी काफ़ी मैटर करती है। इसके अलावा जो अपनी थ्योरी होती है ब्रह्मांड के निर्माण की, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें मिल जाएगी, मेरे द्वारा लिखा हुआ हिंदी में आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो बिग बैंग के बारे में सारी जानकारी उसमें अवेलेबल है। यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी स्टार्टिंग में पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के बराबर था, घनत्व तो उसका बहुत ज़्यादा था, उसमें ब्लास्ट हो गया और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, ये कहा जाता है। लेकिन बिग बैंग का एक दूसरा पक्ष ये भी है कि बिग बैंग के पहले, घटना घटने से पहले ब्रह्मांड फैला हुआ था, फिर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, बिग बैंग हुआ, छोटा सा बन गया, इस एरिया में आ गया, फिर ब्लास्ट हुआ। कहने का मतलब ये कि पूरा ब्रह्मांड ऐसे ऐसे कर रहा है, छोटा होता है, ब्लास्ट होता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, कई बार बढ़ चुका है, कई बार ये कर चुका है, ये प्रक्रिया आगे भी करता रहेगा। अब ये आगे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। बाकी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, टॉपिक था, वो हम लोगों ने निपटा लिया है। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट पे बोल सकते हैं, और बाकी अगला वीडियो जब आएगा तब आएगा।